आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूरे 50 दिनों के बाद अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं और अब अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अब पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आगे बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कुल मिलाकर 23 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली है, जो 1 जून तक प्रभावी रहेगी। जब लोकसभा चुनावों के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी तो 1 जून तक चुनाव समाप्त हो जाएगा और चुनाव समाप्त होने के अगले ही दिन यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा। यानी ये जो बेल मिली है उन्हें, ये स्थायी बेल नहीं है, उन्हें वापस जेल जाना होगा। ये अंतरिम बेल है, इसके बाद उन्हें जेल में ही जाना है और ये 23 दिन की बेल है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी इस बेल को अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही के सर्टिफिकेट के तौर पर देश के सामने पेश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि यह बेल अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए मिली है। अरविंद केजरीवाल को इस समय जाहिर है आम आदमी पार्टी में इस समय माहौल जो है वो बड़ा जबरदस्त है, जोश बहुत हाई है और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि टाइगर इज बैक, शेर वापस आ गया है। और देखिए ये अभी की ताजा तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले अपने घर पहुंचने के बाद फिर से मीडिया से बात की और कहा कि वो एक पल भी इंतजार नहीं करेंगे और कल से ही चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। करेंगे सर कैंपेन। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। और अब देखिए आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे और संजय सिंह ने कैसे उन्हें उठा लिया।
अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे। वहां पर उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी मां के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया, मां ने आरती की और फिर उसके बाद घर में उनका दोबारा से स्वागत किया। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लंबा चौड़ा भाषण देंगे, जेल से बाहर निकलते ही चुनाव प्रचार एक तरीके से शुरू कर देंगे, जैसा कि संजय सिंह ने किया था। आपको याद होगा, संजय सिंह जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण वहीं से देना शुरू कर दिया था और लोगों को यह लग रहा था कि केजरीवाल भी वही करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोल देंगे जेल से निकलते ही। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आज उनके दोनों ही बयान जो आए हैं, एक तो जेल से बाहर निकलते ही, दूसरा घर पहुंचकर, ये दोनों ही बयान बड़े छोटे हैं और इन दोनों ही बयानों में उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कोई जिक्र नहीं किया और यह बात काफी लोगों को कुछ अजीब भी लग रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नए पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें लिखा है कि दिल्ली का शेर वापस आ गया और टाइगर इज बैक। देखिए, इस तरह के पोस्टर्स अब दिल्ली में लग रहे हैं और टाइगर इज बैक ये कहकर केजरीवाल का स्वागत किया जा रहा है और कल केजरीवाल अपना रोड शो भी करेंगे। आज आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से असल में अंतरिम जमानत मांगी ही नहीं थी, यानी ये जो बेल है ये बिन मांगे मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल असल में बहुत किस्मत वाले नेता हैं। किस्मत उनका हर जगह साथ देती है। संघर्ष तो उन्हें बहुत करना पड़ा, लेकिन आखिर में किस्मत हर बार उनका कुछ ना कुछ साथ दे देती है। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी अरविंद केजरीवाल किस्मत के बड़े धनी रहे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे उन्हें बेल दे दी। कैसे? देखिए, अरविंद केजरीवाल चाहते ये थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई करे जिसमें हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज कर दी थी। यानी केजरीवाल असल में हाई कोर्ट की याचिका को, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो ये कहने के लिए गए थे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये गलत है और मेरी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। इस फैसले को चुनौती दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, तब भी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम जमानत देने का कोई सवाल नहीं उठा था, उन्होंने मांगी भी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे और ईडी उनकी गिरफ्तारी को सही बता रहा था। सारी बहस इस बात पर थी और केजरीवाल लगातार यह कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। लेकिन 29 अप्रैल को इस मामले में एक नया मोड़ आया और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से यह पूछा कि वो जब गिरफ्तारी को चुनौती देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी क्यों नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपको चाहिए तो आप ट्रायल कोर्ट में जाकर जमानत ले लेते, बेल ले लेते, आपने बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए वो बेल लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास नहीं गए। यानी उन्हें बेल नहीं चाहिए, जमानत नहीं चाहिए, उन्हें रिहाई चाहिए, परमानेंट रिहाई चाहिए। 30 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई हुई और अदालत में गिरफ्तारी की टाइमिंग पर काफी लंबी बहस हुई और कोर्ट की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। और यही वो टिप्पणी थी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बिना मांगे बेल मिल गई। तो 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस चल रही थी और वो बहस सुप्रीम कोर्ट ने आगे 2 दिन बाद के लिए टाल दी थी, यानी आज के लिए नई डेट दी थी, उसी दिन ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो ये साफ बता रहा था कि वो चाहती है कि केजरीवाल को एक इंटरिम बेल मिल जाए और वही आज हुआ। 3 मई को कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाला जो मामला है उसकी सुनवाई में तो समय लग सकता है, लेकिन अदालत लोकसभा चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। फिर 7 मई को इस मामले में बेल की शर्तें और ग्राउंड्स पर बहस हुई और आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बिना मांगे ही इस मामले में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 जून को जब लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी, उस दिन तक अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद 2 जून को उन्हें तुरंत प्रभाव से सरेंडर करना होगा और वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है।
पहली शर्त यह कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जब वो जेल में थे तो जेल में रहकर वो सरकार चला रहे थे, लेकिन जेल से बाहर आकर वो सरकार नहीं चला पाएंगे। दूसरा, सरकार के किसी भी कामकाज में दखल नहीं देंगे और ना ही किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा, शराब घोटाले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथा, शराब घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही इस घोटाले से संबंधित किसी फाइल को देखेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो उनका दुरुपयोग ना करें। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनाया है, जिनमें पहले जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो ये वो बेंच है जिसने इस क्रांतिकारी फैसले में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी है। आज बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर नहीं है और क्या किसी नेता को सिर्फ इसलिए बेल मिल सकती है क्योंकि उसे चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है। और अगर ऐसा है तो फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट से बेल अब कब मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपना एक मानवीय चेहरा दिखाया है और उसी के नाते सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह 23 दिन की इंटरिम बेल दी है। लेकिन इस बेल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया है और अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी बहुत सारी याचिकाएं आने वाली हैं जिनमें वो सारे नेता जो जेल में बंद हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो सारे लोग आकर यही कहेंगे कि जैसा अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ उन्हें भी वैसे ही संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस केस की मेरिट पर नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों की वजह से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह लिखा है कि वो अभी इस केस की मेरिट पर कोई चर्चा नहीं कर रहा और केजरीवाल को बेल सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये जो चुनाव है ये फसल की कटाई की तरह नहीं है जो हर 4-6 महीने में फसलों की कटाई होती रहती है। ये चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, इसलिए अदालत ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनावों के लिए 1 जून तक बेल देने का यह फैसला किया है। और मैं अगर शब्दशः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़कर सुनाऊं तो उसमें यही लिखा है कि अभी इस मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला देना संभव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, या अरविंद केजरीवाल पर लगे शराब घोटाले के आरोप सही है या गलत। लेकिन लोकसभा के चुनावों को देखते हुए यह जरूरी है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे। यह सही नहीं होगा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल से कहा जाए कि वो अंतरिम जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा और तब तक लोकसभा के चुनाव समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और चुनाव ही वो माध्यम है जो लोकतंत्र को बनाए रखता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आज बेल दी जा रही है। अदालत इस दलील को खारिज करती है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल देने से उन्हें कोई स्पेशल स्टेटस या प्रीमियम दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप काफी संगीन है, गंभीर है, लेकिन यहां यह बात भी याद रखनी होगी कि अरविंद केजरीवाल अब तक दोषी साबित नहीं हुए हैं और ना ही वो आदतन अपराधी हैं या समाज के लिए कोई खतरा है। इसलिए चुनावों को देखते हुए उन्हें बेल दी जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस को असाधारण मान रही है। तो मैं आपको आज मैं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लेकर भी आया हूं और इसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, एट दिस स्टेज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ईदर कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट्स और फाइनली प्रोनाउंस द जजमेंट। हाउएवर, there is an intervening factor which has prompted us to consider and pass the present order, namely 18th Lok Sabha general elections which are in progress। यानी चुनावों की वजह से अरविंद केजरीवाल को ये 23 दिन की बेल मिली है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और आखिर में वो लिखते हैं, द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस और द क्रिमिनल अपील विच इज पेंडिंग कंसिडरेशन बिफोर अस। तो ये बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि केजरीवाल निर्दोष हैं या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर कोई टिप्पणी की है या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि केजरीवाल को फंसाया गया है, वो निर्दोष है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस केस पर बाद में अलग से विचार करेंगे। ये ट्रायल
कोर्ट में ये मामला अलग से चलेगा और जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला आया है इस पर बाद में फिर से सुनवाई होगी जब अरविंद केजरीवाल वापस सरेंडर कर देंगे। ईडी का कहना था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है और ना ही यह संवैधानिक अधिकार है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को बेल देने से देश में गलत संदेश जाएगा। और ईडी ने यह भी कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब चुनावों की वजह से किसी नेता को कोर्ट ने जमानत दी हो और भारत जैसे देश में जहां हर साल एक नहीं कई चुनाव होते हैं वहां इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल देना कानून के लिए अभिशाप जैसा होगा और यह समानता के सिद्धांत के भी विरुद्ध होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इनमें से किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया और चुनाव में प्रचार करने के लिए केजरीवाल की बेल मंजूर कर ली। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव में वैसे ही प्रचार करना चाहते हैं जैसा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 23 दिनों के लिए बेल मिली है और ये 23 दिन उनसे कोई नहीं छीन सकता और इन 23 दिनों में उन्हें 23 महीने जितनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इन 23 दिनों में ही उनका भविष्य छिपा हुआ है। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल में कितनी ताकत है। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल कितने लोकप्रिय हैं। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का मतलब क्या है, जनता का कितना समर्थन उन्हें मिलता है। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि केजरीवाल के बाहर आने से और उनके चुनाव प्रचार करने से क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई लोकसभा सीट जीत पाएगी, पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी कोई सीट जीत पाएगी, कितनी सीटों पर अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार का असर पड़ेगा, ये इन 23 दिनों में पता चलेगा। और जैसा मैंने कहा, ये 23 दिन केजरीवाल से कोई नहीं छीन सकता, इसलिए पूरा मैदान केजरीवाल के सामने है। वो जमकर चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद ये उनकी अग्नि परीक्षा भी है, उनकी लोकप्रियता की ये अग्नि परीक्षा है और उनके नेतृत्व की ये अग्नि परीक्षा है। अदालत में तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन जनता की जो अदालत है, अदालत के फैसले से पहले जनता की अदालत में उनका यह फैसला आ जाएगा और यह फैसला आएगा 4 जून को। तो इस समय केजरीवाल 2 अदालतों में अपना केस लड़ रहे हैं। एक तो है कानून की अदालत और दूसरा है जनता की अदालत, और जनता की अदालत का फैसला 4 जून को ही आ जाएगा और कानून की अदालत का जो फैसला है वो जाहिर है वो समय लगाएगा। ये बेल 4 वजहों से बहुत खास है। पहली वजह यह कि उन्हें बिना मांगे बेल मिली है। दूसरा, जब जेल से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को कई बार बेल नहीं मिल पाती, तब केजरीवाल को सिर्फ चुनावों में प्रचार करने के लिए बेल मिल गई और यह अपनी तरह का पूरे देश का इकलौता ऐसा मामला बना है। केजरीवाल असल में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए अपनी सरकार चलाई। भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल चले गए और अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बेल पर बाहर आने वाले भी देश के पहले नेता बन गए हैं। चौथा, अरविंद केजरीवाल ने 50 दिनों तक जेल में रहकर सरकार चलाने का भी एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। 5वां और सबसे अजीब रिकॉर्ड यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केजरीवाल ना तो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना ही सीएम होने की अपनी कोई जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहेगा और वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर भी वो मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भगवान अरविंद केजरीवाल से कुछ अच्छा करवाना चाहता है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए यह बेल मिली है। जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि इस फैसले से चुनाव में मदद मिलेगी और चुनावों की दिशा बदल जाएगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को बेल सिर्फ चुनाव के लिए मिली है और इस बेल का मतलब यह नहीं है कि वो बेगुनाह है और चुनाव के बाद 2 जून को उन्हें फिर से जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश में। आपने ऑर्डर पढ़ा है?
ये जमानत नहीं है, टेम्पररी बेल है। 1 तारीख को फिर से सरेंडर होना है। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ सकता है? नहीं तो वो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग प्रचार करें, वो भी करें। और जब जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। I feel personally it should have happened even sooner. It was no justification to arrest a sitting chief minister who is the leader of a national opposition party during an election campaign. I'm glad the Supreme Court saw the same logic and gave him bail till the 1st of June when the last voting takes place. But I might add they could have even acted on this sooner. I'm sorry it took so long because for many weeks Mr. Kejriwal has been unable to campaign for his party and of course in Delhi for our alliance. देखिए, ये तो बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स द राइट, वो कोई ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है, किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। अब आपको यह बताते हैं कि केजरीवाल की बेल का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। पहला, इस फैसले से आज यह साबित हो गया कि हमारे देश में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है या न्यायपालिका पर सरकार का नियंत्रण है, वो सारे लोग आज गलत साबित हो गए। सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का एक मानवीय चेहरा भी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बता दी। असल में होता यह है कि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में कोई फैसला आता है तब तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं और जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो कहते हैं कि कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और समझौता हो गया और कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। हमारा लोकतंत्र आज भी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है और इस लोकतंत्र में सबको बराबर न्याय मिलता है, चाहे वो सरकार हो, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो। यह आज आपने देख लिया। दूसरा, चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने से अब बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी देश की जिन 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें पंजाब की 13 सीट है, दिल्ली की 4 और हरियाणा की 1 सीट पर आने वाले चरणों में चुनाव होगा और इसलिए पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की लड़ाई अब मुश्किल हो सकती है क्योंकि अब केजरीवाल उनके सामने आकर खड़े हो गए। हालांकि यहां हम ये बात जरूर जोड़ना चाहेंगे कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि केजरीवाल अगले 23 दिनों में 22 दिनों में चुनाव प्रचार करके सारा खेल पलट देंगे, तो ऐसे लोगों को यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि केजरीवाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी थे, केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थे और उन्होंने पूरा जोर लगाया था 2019 में भी चुनाव प्रचार पर। लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी को दिल्ली में 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी, वो दिल्ली में 1 भी सीट पर जिता नहीं पाए थे। तीसरा, इससे विपक्ष के इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और अब विपक्ष की संयुक्त रैलियों में भी केजरीवाल को उसके पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया जाएगा। चौथा, अरविंद केजरीवाल अपनी जेल की कहानियां सुनाकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और पंजाब और दिल्ली के चुनावों को वो बहुत इमोशनल बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद संघर्ष करने के मामले में, राजनीतिक संघर्ष के मामले में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं में राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर में आकर खड़े हो गए हैं और इस समय उनका जो संघर्ष है वो राहुल गांधी से भी बड़ा संघर्ष है और वो राहुल गांधी से भी बड़े नेता विपक्ष के लिए बन सकते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी। देखिए, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, वो इंडिया गठबंधन का चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा संघर्ष नहीं किया जैसा संघर्ष अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों में राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दें। और आखिरी पॉइंट यह है कि क्या इस बेल का असर दूसरे फैसलों पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वो भी यही कहें
कि मुझे भी चुनाव प्रचार करना है, तो क्या उन्हें बेल मिलेगी? क्या असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को भी चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से राहत मिल जाएगी? उन्हें भी अंतरिम बेल मिल जाएगी? आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से नामांकन भरने के लिए कोर्ट से 7 दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आग्रह को खारिज कर दिया और डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट से यह कहा कि वो जेल से ही अमृतपाल सिंह का नामांकन भरने में मदद करें। और इसके बाद अब से कुछ देर पहले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह ने भी पंजाब की खडूर साहिब सीट से अपना पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है। और आप सोचिए, इस बार चुनाव में पंजाब से अमृतपाल सिंह भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अमृतपाल सिंह अगर सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है कि मैं तो खुद ही चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे भी इंटरिम बेल मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना चुनाव प्रचार कर सकूं, तब अदालत उसे क्या कहेगी? कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि जब केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 23 दिन की बेल मिल सकती है, तो फिर अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं मिल सकती? तो यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में भी लोग मांगते रहेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं। कल से आपको जो चुनाव प्रचार चल रहा है, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, उसमें आपको एक नई गति शायद देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के स्टाइल में क्या अंतर है और जनता के बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों में कौन सा स्टाइल सुपरहिट होगा? और ये आज हम इसलिए आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी तेलंगाना की जो सरकारी बसें हैं, तेलंगाना स्टेट रोडवेज की बस में उन्होंने सफर किया है और वहां लोगों के बीच उन्होंने बात की है और एक आम आदमी की तरह उन्होंने सफर किया। आप देखिए कैसे। अच्छा लगा चार पीछे आओ ना सर। For all unemployed graduates like her, 1 year apprenticeship, 1 year training. Nice to see you. Give him my regards. Best wishes. How do you say best wishes in Telugu? Bagunara. Miru bagunara. तो कल्पना कीजिए कि आप स्टेट रोडवेज की बस में जा रहे हैं और अचानक आपको राहुल गांधी उसी बस में मिल जाएं। तो राहुल गांधी का यह भी चुनाव प्रचार का एक तरीका है और राहुल गांधी का जो तरीका है, स्टाइल है, वो थोड़ा कैजुअल है और नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक है। वो कभी डिलीवरी बॉय से मिलते हैं, कभी श्रमिकों से मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ उनके ट्रक में यात्रा करते हैं, कभी किसानों से मिलने के लिए खेतों में चले जाते हैं, कभी पहलवानों से मिलने चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मिलते हैं, कभी बस में इस तरह से यात्रा करते हैं। और राहुल गांधी के इन प्रयासों से पता चलता है कि वो अपनी छवि एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जिसे गरीबों से प्यार है और जो सिर्फ एक बड़े राजनीतिक खानदान का राजकुमार नहीं है। वो अपनी इस राजकुमार वाली छवि को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के 2 तरीके हैं। पहला, वो रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी विशाल रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं। दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा रोड शोज करके जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं। जनता सड़क पर दोनों तरफ खड़ी होती है और एक तरीके से जनता उनके दर्शन करने के लिए आती है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रोड शो किया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें, और आप इस समय उसी रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं।
तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो लार्जर देन लाइफ छवि है। वो एक बहुत बड़े स्टार की तरह लोगों के बीच जाते हैं, वो एक बहुत बड़े नेता की तरह लोगों के बीच में जाते हैं और लोग दूर से देखकर ही उन्हें खुश हो जाते हैं, लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये उनका स्टाइल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी देश के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान, सबसे शक्तिशाली राजनीतिक खानदान यानी गांधी परिवार से आते हैं और उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बहुत गरीबी में पले बड़े हैं और उन्हें उनके जीवन में कुछ भी विरासत में नहीं मिला है राहुल गांधी की तरह। अब देखिए, गरीब परिवार से होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी देश के गरीबों का संघर्ष बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आरएसएस में बहुत वर्षों तक प्रचारक के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में वो एक कार्यकर्ता बने, फिर कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते पार्टी में पदाधिकारी बने, फिर वहां से गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। और वो देश के शायद अकेले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने देश के सभी 785 जिलों में कम से कम एक दिन जरूर बिताया है। और प्रधानमंत्री मोदी एक सीढ़ी चढ़कर, एक सीढ़ी चढ़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वो अपने जीवन में इस मुकाम पर लिफ्ट में चढ़कर नहीं आए हैं, एक सीढ़ी चढ़कर वो आए हैं। इसलिए जो जमीनी अनुभव है उनका, जमीन के साथ जो उनका कनेक्ट है और इस गरीबी को बहुत करीब से देखने का जो अनुभव है, वो उन्हें स्पेशल बनाता है, वो उन्हें अलग बनाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को रणनीति में बीट करना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी नेताओं के पास ये अनुभव नहीं है। तो राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो उन्हें उन सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ी जिन सीढ़ियों को एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी यहां तक पहुंचे। गांधी परिवार से होने के कारण वो पहले से ही टॉप फ्लोर पर थे और यही वजह है कि आज उन्हें जब भारत के आम लोगों के वोट चाहिए तो उन्हें लिफ्ट से पहले उतरकर नीचे आना पड़ता है और फिर वो सीढ़ियों से वापस टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही उनका स्टाइल अब बन गया है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, उनके संघर्ष और जीवन को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं वो शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भले ही वो गरीब परिवार से नहीं आते, भले ही वो रोज स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में नहीं चलते, लेकिन उन्हें गरीबों की तकलीफ और दर्द समझ में आ रहा है और वो गरीबों और देश के आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बस में तो चले गए, एक दिन स्टेशन में जाकर कुलियों से भी मिल लिए। यह अनुभव उन्हें तब आएगा जब वो हर रोज वर्षों तक ऐसे ही इसी सरकारी बस में जाएंगे। उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में फर्क यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्षों तक अपने पूरे जीवन ऐसे ही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में चले हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए जाते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो बनाते हैं और वो सोच लेते हैं कि बस हो गया। इसीलिए राहुल गांधी जो हैं वो अभी उन्हें बहुत समय लगेगा उस अनुभव को हासिल करने में जो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। अब प्रधानमंत्री मोदी पिछले 52 वर्षों से लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं और जमीन से जुड़े होने के कारण वो लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और संवाद करने का उनका तरीका बड़ा अलग है। और आज मैं उनका एक भाषण देख रहा था, उनके भाषण का एक अंश मैं आज आपको बताता हूं जब वो महाराष्ट्र में थे, कि कोई नेता अगर जमीन से जुड़ा होता है तो वो कितना कनेक्टेड होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र के इस इलाके में मिलने वाली चौधरी की कड़क चाय आज भी याद है और वो यहां की चाय को कभी भूलेंगे नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के हर क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष रिश्ता रहा है और वो किसी भी जगह को भूले नहीं। नंदुरबार और गुजरात के बीच कोई दूरी नहीं है और पहले भी मेरा खूब यहां आना जाना होता था और नंदुरबार आए और चौधरी की चाय न पिए चौधरी की कड़क चाय यानी नंदुरबार की यादों से जुड़ जाती है और चाय का रिश्ता और आपके प्यार का कर्ज मोदी कभी भी भूल नहीं सकता। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का हाइपर लोकल कनेक्ट है, क्योंकि उन्होंने देश में इतना
जो अपना संपर्क अभियान रखा है, इतना घूमे हैं वो देश में, तो ये अनुभव जो है जो प्रधानमंत्री मोदी के पास है, ऐसा अनुभव बहुत ही कम नेताओं के पास अब इस पूरे देश में होगा। और उसी अनुभव की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को बीट करना बड़ा मुश्किल है। आज जिस तरह राहुल गांधी अपनी राजकुमार वाली छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास उनके स्वर्गीय पिता राजीव गांधी ने भी किया था, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि अड़चन जो है वो है उनकी ये छवि। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण राजीव गांधी को लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन इसके 5 वर्षों के बाद ही जब 1989 के लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी और लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस 404 सीटों से सीधे 197 सीटों पर आ गई। सोचिए, राजीव गांधी को 404 सीटें मिली और बाद में अगले चुनाव में वो 197 पर आ गए, 197। इस हार से राजीव गांधी को यह समझ में आया कि भारत के लोग उन्हें एक बड़े खानदान के राजकुमार की तरह देखते हैं और देश की आम जनता से उनका कनेक्ट नहीं है। इसके बाद राजीव गांधी ने 1990 में देश में सद्भावना यात्रा निकाली, पूरे देश का दौरा किया। इन यात्राओं में वो उसी तरह से लोगों के बीच जाकर बातचीत करते थे जैसे आज राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए उस दौर में राजीव गांधी ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में लोगों के साथ सफर किया और इन तस्वीरों को तब उस समय भी इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हुई थी। इसी तरह सद्भावना यात्रा के दौरान जब लोग राजीव गांधी को प्रचार के दौरान पीने के लिए पानी की बोतल या कोई सॉफ्ट ड्रिंक देते थे तो वो भीड़ के बीच लोगों से पानी लेकर तुरंत पी लिया करते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि वो कोई राजकुमार नहीं है जो गरीब के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और उस दौरान राजीव गांधी इस तरह से आम लोगों के बीच जाकर खाना खाते थे, ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो अपनी इस राजकुमार वाली छवि को तोड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य है कि बाद में उनका असैसिनेशन हो गया, लेकिन आज राहुल गांधी भी ठीक उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं जो वर्षों पहले उनके पिता ने किया था। अब 4 जून को पता चलेगा कि हमारे देश की जो जनता है उसे कौन सा स्टाइल पसंद में आता है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा इवेंट करने के अंदाज में जब वो जाते हैं, अपने रोड शोज करते हैं, तो ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा इवेंट है। उन्हें वो पसंद आ रहा है या फिर उन्हें राहुल गांधी की ये छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं पसंद आ रही हैं। आपको उन 2 बयानों के बारे में बताएंगे जो आज भारत की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं। इनका कोई खास विश्लेषण नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं। अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े होकर उनकी मौजूदगी में कहा कि अमेठी सीट के रूप में गांधी परिवार ने अपनी जो धरोहर उन्हें सौंपी है वो उसे उसी दिन वापस कर देंगे जिस दिन गांधी परिवार लौटाने के लिए कहेगा। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने, इसमें बहुत बड़ा इशारा छिपा है। मैं ये धरोहर जो है इनकी, इन्होंने जो अपनी बड़ी जिम्मेवारी एक धरोहर हमारे को सौंपी है, उस धरोहर की रक्षा भी करनी है और उस धरोहर को जब आदेश होगा आप लोगों का, वो धरोहर गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज प्रियंका के सामने मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता। तो किशोरी लाल शर्मा असल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अभी तो वो जीते भी नहीं है, जीतने से पहले चुनाव अभी हुआ नहीं, वोटिंग हुआ नहीं, नतीजा आया नहीं, अभी से वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन गांधी परिवार कहेगा मैं ये सीट छोड़ दूंगा। लेकिन वो एक इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं वहां के वोटर्स को कि भाई मैं तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हूं, आप मेरे लिए नहीं प्रियंका जी के लिए वोट दीजिए और जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं फिर इस सीट को खाली कर दूंगा और फिर यहां से उपचुनाव में शायद प्रियंका गांधी वाड्रा वापस आपकी प्रतिनिधि बन जाएंगे। इस तरह का इशारा मुझे इस बयान में समझ में आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इशारा आज उन्होंने किया है, जिससे पता चलता है कि हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से ही दोबारा सांसद बनने के बारे में सोच रही हूं। अब आपको एक और आज का बयान दिखाते हैं। यह है असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तोप कहकर बुलाया है। यह बयान भी देख लीजिए। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? और एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं?
तो इस बयान की जो गूंज है ये भी बड़े दूर तक जाएगी। असल में आधी बीमारियों की जड़ तो आपका खान-पान है। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको खतरनाक बीमारियों से बचना है और लंबा जीवन जीना है तो आपको जंक फूड से बचना होगा, क्योंकि जंक फूड आपके जीवन को जल्दी समाप्त कर सकता है। यानी जंक फूड से आपकी मौत सुपरफास्ट तरीके से आ सकती है। जंक फूड से आपकी मौत भी वैसे ही आएगी जैसे इंस्टेंट नूडल्स पक जाती है। जंक फूड को वैज्ञानिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। ऐसा खाना जो कई बार प्रोसेस होने के बाद बनता है। आसान भाषा में ऐसा खाना जो फैक्ट्रीज में बनता है, जिसमें रंग और ऐसी कई दूसरी आर्टिफिशियल चीजें मिलाई जाती हैं जिससे वो आकर्षक लगे और स्वादिष्ट भी बने, जैसे बर्गर्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, पास्ता, सॉसेज, कुकीज, डोनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, नूडल्स, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर में फ्रोजन फूड आइटम्स भी रखते हैं और ये भी प्रोसेस्ड फूड ही होता है। जंक फूड के साथ एक खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप इन्हें देखकर खुद को कभी रोक नहीं पाते। आप बार बार खाते हैं और फिर जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इस खाने की आदत कब लग गई, और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि यह खाना आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज्यादा एडिड शुगर होती है, सैचुरेटेड फैट होता है और नमक होता है, और पौष्टिक चीजें बहुत कम होती हैं, जिससे लोगों को मोटापा होता है और यह बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। सबसे खास बात यह है कि जंक फूड बड़ा सस्ता होता है, इसलिए दुनिया भर में लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट ज्यादा है और पैसा इसमें कम लगता है। जंक फूड से स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, यह बात पहले भी कई स्टडीज में पता चली, लेकिन अब एक नई स्टडी आई है जो कहती है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो आप जल्दी मर सकते हैं। इंस्टेंट नूडल्स की तरह आपकी मौत आएगी। अमेरिका में 34 वर्षों तक 1 लाख से ज्यादा लोगों पर हुई स्टडी में यह पता चला कि जो लोग दिन में 6 बार से ज्यादा जंक फूड खाते हैं उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे उनकी मौत जल्दी हो सकती है। जंक फूड से 32 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यह बात कुछ ही महीने पहले लगभग 1 करोड़ लोगों पर हुई एक बड़ी स्टडी में पता चली। इनमें हर वो बीमारी थी जो आज आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। मानसिक बीमारियां, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी, नींद की बीमारी, कैंसर। जंक फूड से हर तरह की बीमारी का खतरा बढ़ता है और अब तो यह भी पता चला कि इससे जीवन जल्दी समाप्त हो सकता है। जंक फूड से मोटापा होने का खतरा 66%, दिल की बीमारी का 50%, डायबिटीज का 12%, मानसिक बीमारियों का 53%, डिप्रेशन का खतरा 22% बढ़ जाता है और इससे अस्थमा और कैंसर भी हो सकता है और बीमारियों से मरने का खतरा 21% तक बढ़ जाता है। लेकिन जंक फूड से चाहे जितना भी नुकसान होता हो, लोग इन्हें जमकर खाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एयरपोर्ट्स पर, मेट्रो, मॉल्स, गली मोहल्लों में, हर बाजार में, हर जगह आपको जंक फूड आसानी से और सस्ते दामों पर मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जंक फूड सबसे ज्यादा अमेरिका और पश्चिमी देशों के लोग खाते हैं, लेकिन भारत में अब इनका चलन कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। पिछले 1 दशक में भारत में जंक फूड की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है और वर्ष 2022 में भारत के लोगों ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जंक फूड खाया। और एक सर्वे में तो यह भी पता चला कि भारत में अब लोग घर में खाना बनाने से ज्यादा पैसा जंक फूड पर खर्च करते हैं। एक और सर्वे में पता चला कि देश में 93% बच्चे प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। 68% सप्ताह में 1 से ज्यादा दिन प्रोसेस्ड ड्रिंक्स पीते हैं। 53% दिन में 1 बार कम से कम प्रोसेस्ड फूड जरूर खा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जंक फूड बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रचार पर, विज्ञापनों पर बहुत पैसा खर्च करती है। लोग और खासतौर पर छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं और इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के आउटलेट्स आपको आज हर जगह मिल जाते हैं और अब तो बाहर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। लोग इन्हें सीधे अपने घर पर ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए डिलीवर करवा सकते हैं। अब एक दूसरी समस्या भारत में शुरू हुई है। छोटे दुकानदार भी अब जंक फूड बेचते हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि यह खाना कितना सुरक्षित होता है जो आप रेहड़ियों पर और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने बाहर से कुछ खाना खाया और उससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और कई लोगों की तो मौत भी हो गई। यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि जो जंक फूड सेहत के लिए खराब है वो जंक फूड भी लोग सुरक्षित तरीके से नहीं बना रहे और आम लोगों के पास इसकी जांच करने का कोई उपाय भी नहीं है। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप देखें भारत में हर स्कूल की कैंटीन में जंक फूड मिलता है
या फिर इस तरह का फास्ट फूड मिलता है। कैंटीन में आज भी आपको बच्चों के लिए तो समोसा मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा मिलेगा या दूसरी चीजें मिलेंगी। आज हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए कि अब किसी भी स्कूल की कैंटीन में ना तो जंक फूड मिलेगा, ना फास्ट फूड मिलेगा और ना ही कोई भी ऐसा खाना बच्चों के लिए दिया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य को खराब कर सके। यह सबसे पहले हमें करना चाहिए। अब देखिए कि जंक फूड को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है FSSAI की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर चिंता जताई थी, जैसे और कुछ कोशिशें भी हुई। जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 साल पहले स्कूल की कैंटीन्स, हॉस्टल्स और कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड बेचने पर रोक लगा दी, लेकिन इसे कोई मानता नहीं। बच्चों को जंक फूड से बचाने का यह कदम अच्छा था, लेकिन अधूरा था और अभी यह तय नहीं है कि खाने पीने की कौन सी चीजें जंक फूड हैं और कौन सी नहीं है। इसलिए आज बड़ा सवाल FSSAI पर आज उठता है, बनता है कि हमारे देश में खाने पीने को लेकर एक जो कोई सख्त कानून नहीं है, नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है, ना बनाने वाले कर रहे हैं ना खाने वाले कर रहे हैं। यहां पर इस संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी चीजों को तुरंत रोके, क्योंकि अगर ये जंक फूड और ये जो फास्ट फूड है इसे अगर हमने नहीं रोका, खासतौर पर बच्चों और युवाओं के खाने से, तो फिर हमारे पूरी की पूरी जो पीढ़ी है ये खराब हो जाएगी। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है।